सिर्फ एक वीडियो पूरा चैप्टर आपके हाथ में। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में, क्योंकि आज हम पुष्पी पात्रों में लैंगिक जन्म को बिल्कुल जीरो लेवल से समझेंगे। अगर आप भी कम समय में बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए संजीवनी बूटी साबित होगी, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको पुष्पी पात्रों में लैंगिक जन्म की नोट्स और क्या कहते हैं पिछले साल के आए हुए ये दोस्तों पेपर देख लीजिए 2026 जीव विज्ञान, और इसके दोस्तों मतलब कौन कौन से इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये भी हम भी बताएंगे और एक एक पॉइंट को कवर करेंगे, वो भी देख लीजिए कितनी बेहतरीन नोट्स के साथ, ठीक ना। और क्या कहते हैं कुछ ऐसे 3 नंबर में 5 नंबर और कुछ ऐसे बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक ना, जो 3 नंबर में भी प्रश्न आते हैं, 3 नंबर के और 5 नंबर के और बहुविकल्पी प्रश्न, और कुछ दोस्तों क्या कहते हैं यहाँ से सीरीज से जो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन सभी को दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, ठीक ना। बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप देखिएगा, आपको एक एक पॉइंट करके हम आपको समझाएंगे और कौन कौन सी हेडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और क्या कहते हैं कुछ ऐसे बहुविकल्पी प्रश्न हम लेके आए हैं आपके लिए दोस्तों, जो वीडियो के हम लास्ट में आपको दिखाएंगे कि मतलब उससे हर साल वैसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं आपके पेपर में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले आपका हेडिंग रहेगा पुष्प, ठीक है ना। पुष्पी पात्रों में लैंगिक जन्म चैप्टर है तो इसका पहला हेडिंग पड़ेगा पुष्प। तो पुष्प क्या है दोस्तों? पुष्प पौधों का जनन अंग होता है, ठीक ना। जनन जहाँ से मतलब दूसरे पुष्प होते हैं, जनन जनन समझते हैं ना, तो वही पौधों का जनन अंग होता है, ठीक ना। पुष्प पौधों में एक महत्वपूर्ण ध्यान कर्षण मतलब ध्यान किसी दूसरे को खींचने के लिए ध्यान कर्षण रचना है। पुष्प प्राय अकेले या समूह में लगते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आपके पेपर में पुष्प की परिभाषा नहीं पूछेगा, हाँ, लेकिन ये पूछ सकता है कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहता है। तो पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी तथा पुष्पों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाता है या कहलाती है, ठीक ना। इसको जरूर पढ़िए। अब दोस्तों ये रहा सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग जो आपके पेपर में सीधे 5 नंबर में आएगा कि पुष्प की संरचना का मतलब संरचना का संक्षिप्त विवरण कीजिए, या तो कह देगा लिखिए, ठीक है ना, पुष्प की संरचना पर, और साथ में आपको उसका चित्र भी बनाना रहेगा। तो हम चित्र के साथ आपको दिखाएंगे। तो पुष्प में सामान्यतः एक वृंत होता है जिसे पुष्प वृंत कहते हैं। अभी हम आपको एक एक चित्र के माध्यम से भी समझा रहे हैं, पहले देख लीजिए कैसे लिखना है, ठीक है ना। पुष्प का ऊपरी भाग फूलकर एक तस्तरी नुमा संरचना का निर्माण करता है जिसे पुष्पासन कहते हैं, ठीक ना। पुष्पासन पर पुष्प के विभिन्न अवयव व्यवस्थित रहते हैं। अभी पहले आप नोट समझिए, नोट देखिए, ठीक ना। पुष्प के अवयव को पुष्प पत्र कहते हैं। एक पुष्प में पुष्प पत्र 4 चक्रों में होते हैं। बाहरी 2 चक्र और बाहरी 2 चक्र सहायक चक्र या वर्धी चक्र कहलाते हैं, तथा आंतरिक 2 चक्र आवश्यक चक्र या जनन चक्र कहलाते हैं, ठीक ना। और सहायक चक्र या वर्धी चक्र में बाह्य दलपुंज और दलपुंज, और आवश्यक चक्र या जनन चक्र में पुमंग और जायन। अब दोस्तों देखिए ये रहा आपके पुष्प का चित्र या तो पुष्प की संरचना का चित्र। देखिए पहले कह रहा है पुष्प में समानतः एक वृंत होता है। तो वृंत दोस्तों ये देखिए आपका रहा ये वृंत, ठीक ना। ये जो पुष्प वृंत कहते हैं तो वृंत कहिए, यही आपका वृंत, ठीक है ना, देख लीजिए, ठीक है ना। जिसे पकड़ के प्रपोज किया जाता है उसी को कहते हैं वृंत, ठीक है ना। ये हो गया आपका वृंत। उसके बाद जिसे पुष्प वृंत कहते हैं। वृंत का ऊपरी भाग फूलकर एक तस्तरी नुमा संरचना का निर्माण करता है जिसे पुष्पासन कहते हैं, ठीक ना। तो ये रहा ये आपका वृंत, और वृंत का ऊपरी भाग मतलब खिलकर क्या कह रहा है देख लीजिए, ऊपरी भाग फूलकर एक तस्तरी नुमा, तो ये रहा आपका पुष्पासन, यही जो है इस तस्तरी नुमा संरचना का निर्माण करेगा। तो इसी को यहाँ पे सॉरी दोस्तों दिख नहीं रहा था, इसी को देख लीजिए, यही जो वृंत का ऊपरी भाग तस्तरी नुमा संरचना का निर्माण करता है, इसी को क्या कहते हैं वृंत कहते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है। वृंत का ऊपरी भाग फूलकर एक तस्तरी नुमा संरचना का निर्माण करता है जिसे पुष्पासन कहते हैं। ये रहा दोस्तों वृंत, और वृंत का ऊपरी भाग क्या कहते हैं फूलकर एक क्या कहते हैं तस्तरी नुमा संरचना का निर्माण करता है जिसे पुष्पासन कहते हैं। ये आपका पुष्पासन जिसपे पुष्प बैठा रहता है। पुष्पासन का अर्थ है पुष्प आसन, मतलब जिसपे पुष्प बैठा रहता है, ठीक है ना। उसके पुष्पासन और पुष्प के विभिन्न अवयव व्यवस्थित रहते हैं। पुष्प के अवयव को पुष्प पत्र कहते हैं, ठीक ना। और एक पुष्प में पुष्प पत्र 4 चक्रों में होते हैं। ये बाहरी 2 चक्र सहायक चक्र या वर्धी चक्र कहलाते हैं, तथा आंतरिक 2 चक्र आवश्यक चक्र या जनन चक्र कहते हैं। तो ये रहा दोस्तों आपके ये मतलब अब दोस्तों आपको पूरा साफ दिख रहा होगा, इसलिए हमने अब लाइट बंद करके मतलब क्या कहते हैं लाइट बंद कर दी है, और प्राकृतिक लाइट में वीडियो बना रहे हैं, ठीक ना। और ये रहा आपके पुष्प का चित्र, ठीक ना। अब दोस्तों यहाँ से आपका आएगा क्या कहते हैं, पहले देख लीजिए, इसमें है दलपुंज पुमंग और बाह्य दलपुंज और पुमंग जाएंगे। अब हम इन सबको देखेंगे, ठीक ना। तो पहले दोस्तों आपका बाह्य दलपुंज ये क्या है देख लीजिए, यह पुष्प में
पाए जाने वाला सबसे बाहरी चक्र होता है। इसकी एक इकाई बाह्य दल कहलाती है। बाह्य दल सामान्यतः हरे रंग के होते हैं। बाह्य दल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं और साथ साथ पुष्प की कलिका अवस्था में सुरक्षा करते हैं। तो ये दोस्तों हैं आपके बाह्य दल, ठीक ना। ऐसे पुष्प को ये बंद करके रखते हैं, उसके बाद ऐसे खिलते हैं, ठीक है ना। इसी को कहते हैं बाह्य दल। उसके बाद दलपुंज है। दलपुंज बाह्य दलपुंज के भीतर की ओर स्थित होता है। इसकी एक इकाई दल कहलाती है। सामान्यतः रंगीन होते हैं और पुष्प को आकर्षक बनाते हैं। दलपुंज, यही दोस्तों जो आपको इधर यही जो दल है, यही जो ऐसे होता है ना, जैसे गुलाब जो लाल का होता है, मतलब गुलाब ऐसे कई कलर के होते हैं, जो मतलब ज़्यादातर आपने लाल ही देखा होगा, तो उसी को मतलब जो उसका लाल वाला होता है ना, तो उसी को दल कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद पुमंग, दलपुंज के भीतर की ओर स्थित चक्र पुमंग कहलाता है। इसकी एक इकाई पुंकेसर कहलाती है। ये पुष्प के ये पुष्प के नर जननांग होते हैं, पुमंग, ठीक ना। और इसकी एक इकाई पुंकेसर कहलाती है। तो आपका पुमंग ये रहा दोस्तों, क्या कहते हैं, ठीक है ना, यही वाला, ठीक है ना। देख लीजिए जो ऐसे ऐसे निकले हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद इस पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, पुतंत, परागकोश, योजी। अब इनको देखेंगे, पहले और देख लेते हैं। और इधर और जायांग क्या होता है, पुमंग के भीतर जायांग पाया जाता है। इसकी एक इकाई अंडप कहलाती है। और पुष्प के मादा जनन अंग होते हैं। अंडप के 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र, ठीक है ना। क्या कहते हैं, हम आपको अंडप भी दिखा देते हैं, मतलब जायांग। ये रहा दोस्तों आपका जायांग, ठीक ना, मतलब ये रहा, यही, ठीक है ना। और ये होता है आपका वर्तिकाग्र, और ये होता है आपका वर्तिका, ठीक है ना। ये बीच का हिस्सा वर्तिका, ये सबसे ऊपर वाला वर्तिकाग्र, और ये आपका जायांग, जिसे इस तरीके से भी कहते हैं, ठीक है ना। इसके भी 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। अब पुतंत, यह लचीला, पतला, लंबा तरह डोरी के समान होता है। पुंकेसर की समीपस्थ भाग जो पुष्पासन से जुड़ा होता है, पुतंतु कहलाता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका आएगा दोस्तों परागकोश। यह पुतंतु के अग्रभाग में व्यवस्थित रहता है। पुंकेसर का अंतिम या दूरस्थ स्वतंत्र भाग परागकोश कहलाता है। परागकोश, यह तंतु के अग्रभाग में व्यवस्थित रहता है। पुंकेसर का अंतिम या दूरस्थ स्वतंत्र भाग परागकोश कहलाता है। इसमें लघु बीजाणु धानी होती है। परागकोश दोस्तों आपको दिखा देते हैं। ये रहा दोस्तों, क्या कहते हैं, परागकोश, ठीक है ना। यही वाला सबसे अंतिम और दूरस्थ, ये होता है परागकोश। और ये जो बीज का, इसे कहते हैं पुंकेसर, ठीक है ना। ये पुंकेसर होता है, ठीक है ना। और ये दोस्तों आपका अंडाशय है, ये भी जान लीजिए, ठीक है ना। और इसी में बीजांड होते हैं, ठीक है ना। और सब कुछ हमने आपको दिखाई दिया है। उसके बाद दोस्तों आपका योजी, यह द्विपलित परागकोश की दोनों पालियों को जोड़ने वाली संरचना होती है, ठीक है ना। अंडाशय पुष्प का मादा प्रजनन अंग है। यह स्त्रीकेसर का फूला हुआ भाग है, जिसमें बीजांड और अंडे होते हैं, ठीक है ना। फिर वर्तिका, अंडाशय के शीर्ष पर एक ऊर्ध्वाधर संरचना होती है, जिसे वर्तिका कहा जाता है, जो वर्तिकाग्र को सहारा प्रदान करती है। इसके बाद वर्तिकाग्र स्त्रीकेसर के शीर्ष की चिपचिपी सतह जो पराग को फंसा कर रखता है या रखती है, वर्तिकाग्र कहलाता है, कहलाती है, ठीक है ना। वर्तिकाग्र मतलब यही सबसे ऊपर वाला, ठीक है ना। यही देख लीजिए वर्तिकाग्र। ये सब हैं दोस्तों जो आपके 3-3 नंबर में पूछते हैं, ठीक है ना। अब ये रहा दोस्तों आपका परागकोश की संरचना, ठीक है ना। इसको दोस्तों ये आपका क्या कहते हैं, कम से कम 5 नंबर में आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है ना। इसको दोस्तों आप लोग पूरा पढ़ लीजिए। पुंकेसर का अग्र फूला हुआ भाग परागकोश कहलाता है। अभी हमने ऊपर आपको देखा, प्रत्येक पुंकेसर के परागकोश ही जनन के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिसके अंदर परागपुट होते हैं। इन परागपुटों के अंदर विशेष प्रकार की संरचना बनती है, जिन्हें परागकण कहते हैं, ठीक ना। परागकोश के अनुप्रस्थ काट में प्राय 2 पालियां होती है, प्रत्येक पाली में प्राय 2 प्रकोष्ठ होते हैं, जिन्हें लघु बीजांडधानी या परागपुट कहते हैं, ठीक है ना। प्रत्येक परागकोश में 4 लघु बीजांडधानी होती है। इसी में परागकण भरे रहते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणुधानी में कई लघु बीजाणुजनन कोशिकाएं होती हैं। लघु बीजाणुधानी की संरचना में 4 भित्तियां होती हैं, ठीक ना। अभी कौन कौन सी, बाह्य त्वचा, अंतःस्थिशियम, मध्यस्तर और टेपिटम, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। ये सब तो ये रहा आपका दोस्तों बाह्य त्वचा, ये सबसे बाहरी परत होता है जो लघु बीजाणुधानी की सुरक्षा करता है। उसके बाद अंतःस्थिशियम, इसको दोस्तों आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं। उसके बाद आपका मध्य परत, और ये रहा आपका दोस्तों टेपिटम, ठीक ना। ये सब थोड़े इंपॉर्टेंट। अब दोस्तों ये लघु बीजाणु जनन, जो ये भी आपका क्या कहते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसको जरूर आप लोग दोस्तों पढ़िएगा, ठीक ना। लघु बीजाणु जनन, ठीक है ना, इसको देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। और ये हमने कुछ मतलब स्टार बनाया है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और एक यहाँ भी स्टार बनाया है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिए। उसके बाद लघु बीजाणु अथवा परागकण, जो दोस्तों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने पूरे क्या कहते हैं इतना बड़ा लिखा है। इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको जरूर आप लोग देख लीजिए। उसके बाद गुरु बीजाणुधानी, ये भी दोस्तों आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना।
इसको भी आप लोग पूरा देख लीजिए, हमने गुरु विज्ञान धान कितना लिखा है और साथ में इसका हमने चित्र भी बनाया है, ठीक है ना। ये रहा। उसके बाद आपका दोस्तों भ्रूणकोश, ये भी दोस्तों आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और सबसे दोस्तों अब आ गया सबसे इम्पोर्टेंट परागण। ये क्या है दोस्तों, परागण, व्हाट इज परागण, ये क्या है परागण। तो किसी पुष्प के परागकोश से निकले हुए परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अथवा उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पहुंच जाने की क्रिया को परागण कहते हैं, ठीक है ना। ध्यान से सुनिए, किसी पुष्प के परागकोश से निकले हुए परागकणों का, ठीक है ना। तो हम अब यहाँ हमको चित्र के माध्यम से बता दे रहे हैं। ये रहा कि क्या कह रहा, किसी पुष्प के परागकोश से, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, मतलब यहाँ से, ठीक है ना। ध्यान से सुनिए, यहाँ से, ये है दोस्तों आपका परागकोश, यहाँ से निकल कर यहाँ पे पहुँच जाना। और ये रहा आपका वर्तिकाग्र, चाहे यहीं से डायरेक्ट पहुँच जाए या तो किसी माध्यम से पहुँच जाए, ठीक है ना। चाहे ऐसे ही पहुँच जाए, चाहे किसी के माध्यम से किसी दूसरे पुष्प के, मतलब जैसे गुलाब है तो गुलाब का ही, ठीक है ना, बस ये कंडीशन है, चलिए पहुँच जाए। तो ये है दोस्तों आपका परागण, ठीक है ना। वर्तिकाग्र पहुँचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण दोस्तों आपका कई प्रकार के होते हैं। तो पहले तो इसमें स्वपरागण और परपरागण, इसमें कई मतलब प्रकार होंगे। तो स्वपरागण परपरागण। अब स्वपरागण क्या होता है, जब एक पुष्प के परागकोश से निकले हुए परागकणों का उसी पुष्प या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे, ठीक है ना। ध्यान से सुनिए, जब एक पुष्प के परागकोश से निकले हुए परागकण एक पुष्प से, ठीक है ना, उसी पुष्प या तो उसी पौधे के अन्य पुष्प, उसी पौधे में ही रहना चाहिए और नहीं कहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। तो इसे स्वपरागण कहेंगे। और इसमें भी दो प्रकार के, एक स्वयुग्मन, एक सजाति पुष्पी परागण, ठीक है ना। और हम अब ये आपको दिखाते हैं स्वयुग्मन क्या है। जब एक पुष्प में परागकोश से बने परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, ठीक है ना, तो उसमें स्वयुग्मन कहलाएगा। और सजात पुष्प में जब एक पुष्प के परागकोश में बने परागकण उसी पौधे का रहना चाहिए, बस किसी अन्य पुष्प पर पहुंच जाए, ठीक है ना, वर्तिकाग्र पहुंचे तो सजात पुष्पी परागण कहते हैं। अब दोस्तों इनसे लाभ और हानि पूछता है, स्वपरागण से लाभ और स्वपरागण से हानि। ये सरल होता है, ठीक है ना। परागकणों की अधिक मात्रा में आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसमें किसी माध्यम की नहीं, अपने आप से हो जा रहे हैं, ठीक है। इसमें पीढ़ी की शुद्धता बनी रहती है, उसी पौधे में हो रही है। पुष्पों को रंग, सुगंध और मकरंद स्रावित करने की आवश्यकता नहीं रहती है, ठीक है ना। मतलब किसी को आकर्षित नहीं करना है कि वो हमारे परागकण को ले जाके वहाँ पे करें, मतलब निषेचन करें, तो इसमें किसी की आवश्यकता नहीं। पर इससे हानियाँ भी है, जिससे पादप विकास की संभावना कम रहती है, ठीक है ना। और पादपों में उत्पादकता कम होता है, और इससे उत्पन्न पौधों में केवल एक ही पौधों के लक्षण होते हैं, ठीक है ना। और जैसे अगर लाल गुलाब से लाल गुलाब हो तो लाल ही गुलाब होगा, ठीक है ना। इससे बीजों को पकने में अधिक समय लगता है। अब लेकिन दोस्तों आता है आपका परपरागण। जब एक पुष्प के परागकोश से निकले हुए परागकणों का उसी जाति के दूसरे पौधे पर स्थित, उसी जाति के, ध्यान से, उसी जाति के दूसरे पौधे पर स्थित वर्तिकाग्र पर पहुंचे, तो इसे परपरागण कहते हैं। परपराग एक लिंग तथा उभयलिंग दोनों प्रकार के पुष्पों में संभव है, ठीक है ना। अब आइए दोस्तों इसमें हम देखते हैं इसके प्रकार कहिए तो कारक, ठीक है ना। ये तो इसके एक पुष्प के परागकणों के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण हेतु बाह्य साधनों अथवा कारकों की आवश्यकता होती है, जिन्हें कर्मक भी कहते हैं। और परपरागण के दो कारक हैं, एक अजैविक कारक, एक जैविक कारक। पहले अजैविक देखेंगे। ऐसे कारक जो जंतुओं के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त होते हैं अजैविक कारक कहलाते हैं। अजैविक कारक दो प्रकार के होते हैं, एक वायु परागण, एक जल परागण, ठीक है ना। तो पहले वायु परागण देखेंगे। जब परागकणों का स्थानांतरण वायु के माध्यम से हो तो वायु परागण इसे कहते हैं, ठीक है। जब वायु के माध्यम से, इसमें वायु द्वारा परागित पुष्प आकार में छोटे, रंगहीन व मकरंदहीन होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि वो हवा के माध्यम से हो रहे हैं तो किसी को आकर्षित करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और छोटे होते हैं, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, परागकण छोटे, हल्के व शुष्क होते हैं, इसलिए मतलब परागकण जो होते हैं छोटे होते हैं तथा अत्यधिक मात्रा में निकलते हैं, क्योंकि वायु परागण में अनेक परागण तो व्यर्थ हो जाते हैं, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, मतलब हवा के माध्यम से होते हैं तो इसलिए व्यर्थ। और वर्तिका लंबी तथा वर्तिकाग्र चिपचिपी होती है, ठीक है ना, क्योंकि हवा द्वारा आते हैं उसमें चिपकाने के लिए। अब घास, बांज, मक्का, नारियल, खजूर, भांग तथा गेहूं में वायु परागण होता है, ये जान लीजिए, ठीक है ना। अब जल परागण। जल परागकणों का स्थानांतरण जल के माध्यम से वर्तिकाग्र तक होता है, इसे जल परागण कहते हैं, ठीक है ना, जब जल के माध्यम से हो, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, जल द्वारा परागित पुष्प आकार में छोटे, रंगहीन, गंधहीन व मकरंदहीन होते हैं, ठीक है ना। परागकण हल्के व मोती परत युक्त होते हैं, एक मतलब भी बहुत पतली सी मोती परत युक्त होती है, जैसे मोती परत कहते हैं। वर्तिका लंबी तथा वर्तिका चिपचिपी व मोती परत युक्त होती है, ठीक है ना। अब दोस्तों जल कुंभी तथा मुकुदनी जल में मिलते हैं, ठीक है ना, किंतु
इनमें परागण जल द्वारा नहीं होता है। ये दोस्तों पेपर में कई बार पूछा है कि जलकुंभी और मुकुंदन में कौन सा पराग होता है। ये जानिए इसमें जल परागण नहीं होता बल्कि वायु व कीट द्वारा परागण होता है, ठीक ना। और वेलिसनेरिया, हाइड्रिया, इलोड्रिया, सिरेटोफिलम आदि में जल परागण होता है, ठीक ना। अब जल परागण भी दो प्रकार का होता है, एक अधिजल पराग, अधो जल पराग। जब परागण जल की सतह पर हो तो अधिजल कहलाएगा, जैसे वेलिसनेरिया में, ठीक ना। फिर अधो जल में क्या होगा, जब परागण जल के अंदर होगा तो अधो, जैसे जोस्टिरा और सिरेटोफिलम में, ठीक है ना। इन दोनों में अधो जल होगा। अब दोस्तों अब जैविक कारक, हमने अजैविक कारक देख लिया। अब जैविक कारक ऐसे कारक जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं तो वे जैविक कारक कहलाते। इसमें दोस्तों कई प्रकार के आते हैं, जैसे कीट परागण, पक्षी परागण, चमगादड़ परागण, घोंघा परागण। कीट परागण में क्या होगा दोस्तों, कीट द्वारा परागण में पुष्प बड़े रंगहीन सुगंधहीन होते हैं और उनमें कीट को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन व मकरंद विद्यमान रहता है, ठीक ना। उसको मतलब कीट को आकर्षित करना है, जैसे मधुमक्खियाँ, तितलियाँ इत्यादि फूलों से मकरंद प्राप्त करने के लिए या उनमें आकर्षित होकर आते हैं, ठीक ना। यही सब ढेर कराती है मधुमक्खियाँ, तितलियाँ, ये सब कीट परागण के मतलब ढेर कराते हैं। गुलाब, चमेली, कमल, सूरजमुखी, कदम, केला, गुड़हल, सालविया, बरगद, पीपल, अंजीर, आँख, मटर, प्रिमरोज, गूलर, बोगेनविलिया, केस्ट्रम आदि में क्या कहते हैं आपका कीट परागण होगा। अब कौन कौन कराता है, तितली, भंवरा, मधुमक्खी, ततैया, भृंग तथा मक्खियों द्वारा कीट परागण होता है, ठीक है। अब पक्षी परागण, पक्षी द्वारा परागण में पुष्प बड़े रंगीन सुगंधीन और मकरंदहीन होते हैं, ठीक है, क्योंकि पक्षियों को भी आकर्षित करने के लिए, ठीक है। बिगनोनिया, पलास, यूकेलिप्टस आदि में पक्षी पराग होता है। फूल चूई, शकर खोरा तथा हमिंगबर्ड जिसे गुंजन पक्षी भी कहते हैं द्वारा पक्षी परागण होता है। यह होगा दोस्तों आपका पक्षी परागण। अभी आपका दोस्तों चमगादड़ द्वारा परागण कदम, कचनार, केला जैसे विशाल वृक्षों के पुष्पों में होता है जो रात्रि में खिलते हैं, क्योंकि दोस्तों चमगादड़ भी आपको रात्रि में ही देखने को मिलेंगे। अब घोंघा परागण, घोंघे द्वारा परागण अरिसेमा आर्किडस जैसे पौधों में होता है। अब इससे भी पर परागण से भी लाभ व हानियाँ, ठीक है ना। तो इससे उत्पन्न बीजों से बने पौधे सुंदर, मजबूत और स्वस्थ होते हैं, ठीक ना। और इसमें बीजों और फलों की संख्या अधिक होती है। इससे पुष्प आकर्षक व गंध युक्त होते हैं। इससे पातों की विभिन्नताएं आती हैं। बीज बड़े आकार के तथा भारी होते हैं, ठीक है ना। अब पर परागण से हानियाँ, अधिक मात्रा में परागणों की आवश्यकता होती है। पातों में शुद्ध वंशक्रम नहीं रहता है दोस्तों, क्योंकि अलग अलग पौधों से हो जाता है। इनमें परागण के साधन की आवश्यकता होती है और कीटों को आकर्षित करने के लिए पुष्प को चटकीले रंग, बड़े दल, सुगंध तथा मकरंद उत्पन्न करना पड़ता है, जिनमें अधिक पदार्थ का अपव्यय होता है, मतलब खर्च होता है, तथा अधिक ऊर्जा का ह्रास होता है, मतलब अधिक ऊर्जा लगती है। हानिकारक जीन का समावेश होता है, ठीक है ना। और दोस्तों अब आ गया दोस्तों आप लोग का सबसे इंपॉर्टेंट स्वयं परागण तथा पर परागण में अंतर। दोस्तों हर साल ये पेपर में पूछा जाता है कि स्वयं परागण तथा पर परागण में अंतर बताइए। तो आप लोग दोस्तों स्वयं परागण तथा पर परागण में अंतर देख लीजिए, ठीक है ना। हमने पूरे 7 पॉइंट लिखे हैं, ठीक है ना। और ये रहा दोस्तों आपका कृत्रिम परागण। ये कृत्रिम परागण क्या है दोस्तों, इसको भी आप लोग देख लीजिए, ये भी दोस्तों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद आपका दोस्तों ये रहा निषेचन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। निषेचन और स्वयुग्मन और त्रिसंलयन और द्विनिषेचन, ये सब दोस्तों आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इन सबको जरूर आप लोग पढ़िएगा, ठीक है ना। और द्विनिषेचन का महत्व, ठीक है ना, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर पढ़िएगा जरूर, ठीक है ना। फिर भ्रूणपोष, ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी दोस्तों अभी आपको भ्रूणपोष और भ्रूणकोष की और सारी परिभाषाएं दिखाएंगे, ठीक ना। और इसके प्रकार देख लीजिए, ठीक है ना। दोस्तों आपको बस ऐसे नोट्स दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम एक पॉइंट को भी पढ़ने लगेंगे तो बहुत ही लंबी वीडियो बन जाएंगी, ठीक है ना। और इधर भी आप लोग देख लीजिए। और ये रहा दोस्तों भ्रूणकोष तथा भ्रूणपोष में अंतर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़िएगा इसको, ठीक है ना। और ये रहा दोस्तों आपका भ्रूण, द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बीजपत्री भ्रूण का विकास, ये भी इतना पूछता नहीं है सब, ठीक है ना। लेकिन द्विबीजपत्री भ्रूण एक बीजपत्री भ्रूण में अंतर कभी कभार पूछ लेता है, इसको जरूर पढ़िएगा। बीज दोस्तों आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी हम इससे भी बड़ी परिभाषा दिखाएंगे, बीज का निर्माण, ठीक ना। एक बीजपत्री, ये भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द्विबीजपत्री, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन सबको हमने कई सारे उदाहरण लिखे हैं, ठीक ना, पढ़िएगा जरूर। और बीज का निर्माण दोस्तों, बीज की परिभाषा निर्माण पूछता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों ये रहा आपका फल,
और सत्यफल काफ़ी बार पूछे जाने वाला प्रश्न है दोस्तों, सत्यफल और असत्यफल जरूर पढ़िएगा, सत्यफल और असत्यफल, ठीक है ना। और अनिषेक फल भी और अनिषेक फलन भी और अनिषेक जनन, ये रहा दोस्तों, जो इतना अनिषेक जनन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। और ये दोस्तों अगुणित अनिषेक जनन, ये सब दोस्तों द्विगुणित अनिषेक जनन, ये सब दोस्तों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर पढ़ लीजिएगा। बहुभ्रूणता थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पर बहुभ्रूणता के प्रकार इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। ये सब दोस्तों इतने इंपॉर्टेंट नहीं, पर ये दोस्तों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भ्रूण तथा बीज में अंतर, इसको जरूर आप लोग पढ़िएगा, ठीक है ना। और ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो दोस्तों आपका चैप्टर तो यहीं पे समाप्त होता है, बट अब दोस्तों आपका आएगा कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में हर साल पूछते हैं। जैसे हमने आपको पराकोष का अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र नहीं बताया था, तो इसको देख लीजिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है पराकोष के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र, ठीक है ना। इसको जो ये हर साल पेपर में बनाने के लिए पूछता है, चाहे तो पुष्प की संरचना पूछेगा, चाहे ये तो भी अनुप्रस्थ काट का, ठीक है ना। और वास्तविक फल तथा आभासी फल में अंतर भी पूछता है दोस्तों, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिए, वास्तविक फल तथा आभासी फल। और लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में अंतर, इसको कैसे भूल सकते हैं, इसको, ये भी दोस्तों आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और ये रहा दोस्तों आवृत बीजी पौधों में गुरु बीजाणु जन्म प्रक्रिया का वर्णन, दोस्तों काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको दोस्तों आप लोग जरूर पढ़िएगा, ठीक है ना। और ये रहा दोस्तों आपके बीज के निर्माण पर संक्षिप्त टिप्पणी, ठीक है ना। हमने वहाँ पे एक बीज का निर्माण पर यहाँ पे एक संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में हमने लिखा है, ठीक है, इसको पढ़िएगा जरूर, ठीक है सर दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। और यह फल के निर्माण पर संक्षिप्त टिप्पणी, ठीक है ना। इसलिए हमने कहा हम नोट्स नहीं, आपको दोस्तों ऐसे कुछ इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे ना, अभी आगे और भी क्वेश्चन देंगे, बस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है ना। और चैनल पे नए तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक दोस्तों जरूर कीजिए दोस्तों, नोट्स बहुत मुश्किल से बनाए, ठीक ना। अब ये रहा दोस्तों आवृत बीजी पौधों में लघु बीजाणु जन्म प्रक्रिया का वर्णन, ये भी दोस्तों आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको भी आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है ना। और ये रहा दोस्तों आपका भ्रूणपोष पर टिप्पणी, ठीक है ना, भ्रूणपोष पर टिप्पणी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेके दोस्तों भ्रूणपोष का और यहाँ तक का है दोस्तों, ठीक है ना। उदाहरण नारियल का जो सफ़ेद भाग होता है वही भ्रूणपोष होता है ये, ठीक है ना। इसको दोस्तों आप लोग जरूर पढ़िएगा, भ्रूणपोष पर टिप्पणी कई बार पूछा गया है। अब दोस्तों आ गया आपका दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आवृत बीजी पौधों में निषेचन कैसे होता है, निषेचन पश्च संरचनाओं का वर्णन कीजिए। जो बच्चे मतलब बहुत ही कंफ्यूज है इस प्रश्न में पूछ क्या रहा है, इन निषेचन पश्च संरचनाओं का वर्णन कीजिए, आवृत बीजी पौधों में निषेचन कैसे होता है। तो दोस्तों हमने इतनी सिंपल लैंग्वेज में लिखा नहीं, एक बार बस आप लोग उसको पढ़ के देखिए, ठीक है ना। यहाँ से लेके दोस्तों सामने ये बड़ा है ये प्रश्न, ठीक है ना, और ये, ठीक है ना। और निषेचन पश्च संरचना, अब यहाँ से निषेचन पश्च संरचना शुरू होता है यहाँ तक का, ठीक है ना, ये यहाँ तक का देख लीजिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, पूरे अच्छे से। और दोस्तों अब ये रहा इस चैप्टर से कुछ ऐसे 20 बहुविकल्पी प्रश्न, अभी हम 20 से अभी इससे अभी अधिक दिखाएंगे, पर पहले अब 20 देखिए, कुछ ऐसे बहुविकल्पी जो हर साल मतलब ये वाले जो बहुविकल्पी हैं कई बार रिपीट हुए हैं, ठीक है ना, इसलिए हम बस आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्न इस चैप्टर से छांट कर लेके आए, तो ठीक ना। पहला है कि बीजांड में वृत्त को क्या कहते हैं, तो ठीक है ना, इसके चार ऑप्शन आपको दिए जाएंगे और किसी एक पे आपको ऐसे टिक मतलब टिक नहीं मानना रहेगा, आपको लिखना रहेगा पहले का ए, पहले का, दूसरे का बी, तीसरे का डी, ऐसे, ठीक ना। और ये दूसरा हो गया, ठीक ना। फिर देख लो यहाँ पे हमने टिक भी लगाया, उसी के सामने जो सही है वही वाला सही है, ठीक ना, जो इसमें सही उत्तर है उसी के सामने ये वाला हमने राइट का से चिन्ह लगाया है, तो ठीक ना। 4, 5 ये हो गए दोस्तों, 6 ये हो गए दोस्तों, 7वां, ठीक है ना। और क्या कहते हैं ये इधर दोस्तों 8वां, 9वां, और ये क्या कहते हैं 10वां और 11वां, और ये हो गए दोस्तों 12, 13, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, और इधर 15वां और 16वां दोस्तों, ये 17, ये 18, ये 19 और ये दोस्तों 20, ठीक है ना। इन सबको देख लीजिए। और दोस्तों क्या कहते हैं, और दोस्तों ये रहे कुछ सीरीज से बहुविकल्पी प्रश्न जिसमें सन भी लिखा है, कब कब पूछा गया है, ठीक ना। तो इनको भी अपने हिसाब से पढ़ लीजिए जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, ठीक है ना। जैसे क्या कहते हैं ये पहले वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 20 से उधर आए हैं उसको जरूर देखिए, जैसे 23, 18 वाला ना देखेंगे तो कोई भी बात नहीं, लेकिन क्या कहते हैं 23 वाला जरूर देख लीजिए, ठीक है ना। और इधर भी कुछ प्रश्न हैं, और इधर भी कुछ प्रश्न हैं, ठीक है ना।
इन सब प्रश्नों को आप लोग जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अब दोस्तों ये रहे कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है ना, जिसपे हमने हाईलाइट के इन सभी को आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये हाईलाइट वाले जरूर देखिएगा, ठीक है ना। और इधर के भी हाईलाइट वाले देख लीजिए इन सब को, ठीक है ना। मतलब 3 नंबर के, 5 नंबर के, 6 नंबर के, इन सब प्रश्नों को आप लोग जरूर करिएगा, ठीक है ना। मतलब इस चैप्टर के बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक ना। बस दोस्तों आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। ये 3 सरलेन क्या है, ठीक ना। और ये दोस्तों ये वाला जो हम मतलब अपने से 24 पेज नंबर पे, मतलब हमारी नोट के 24 पेज नंबर पे है, ठीक ना। तो ये सब आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक ना। तो ये वाला देख लीजिए दोस्तों, ठीक है ना। 2023 में पूछा है ये वाला, ठीक है ना। और एक ये आवृत्त बीजी में नर युग्मभूत का संक्षिप्त विवरण, ये दोस्तों इसमें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है ना। जैसे हमने इसको अपने से नहीं लिखा है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है, इसको भी पढ़ लीजिए, ठीक ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। और ये सब हमने आपको करा देख लीजिए, इसमें ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं रहेगा जो हमने नहीं कराया है, ठीक है ना। इन सभी प्रश्नों को हमने करा दिया। और एक ये वाला प्रश्न दोस्तों, आवृत्त बीज पौध द्विनिषेचन की क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। इसको भी आप लोग यहीं से पढ़ लीजिए, ठीक है ना। यहाँ से भी इसको पढ़ लीजिए। और क्या कहते हैं, भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष की तुलना, मतलब अंतर देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। और ये अनिषेक फलन पर क्या कहते हैं, इसकी परिभाषा है, ये थोड़ा ये भी हमने मतलब आपको दिखाई दिया 20 पेज नंबर। अब बहुभ्रूणता ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और असंग जनन क्या है ये भी, ठीक है ना, कब कब पूछा है ये भी देख लीजिए, ठीक है ना। ये इसको भी ज़रा पढ़िएगा, ठीक है ना। और ये दोस्तों भ्रूण कोष पर टिप्पणी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहीं से पढ़ लीजिए दोस्तों, ठीक है ना, इसको भी। और विपुंसन से क्या तात्पर्य, एक पादप प्रजनन कब और क्यों इस तकनीक का उपयोग करता है, ठीक है ना। तो इसको भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहीं से पढ़ लीजिए दोस्तों, ठीक है ना। और ये दोस्तों बीज क्या है, बीज क्या है, किसी एक बीज का संरचना का वर्णन करना, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। और ये भी यहीं से पढ़ लीजिए ये भी। और ये 14 वाला प्रश्न में संकरण क्या है, ये भी यहीं से देख लीजिए दोस्तों, बहुत सिंपल में लिखा है, ठीक है ना। और ये हमने आपको करा ही दिया, ये भी वाला करा दिया। ये दोस्तों ना इम्पोर्टेंट नहीं, पर अगर आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिए, 2024 में पूछा है, ठीक है ना। और इधर का भी हमने सारा प्रश्न आपको करा दिया है, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, ये भी करा दिया, ये भी करा दिया। ये चित्र देख लीजिए दोस्तों, अगर ये आपको इंपॉर्टेंट लगे तो इसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और ये भी करा दिया, ये भी करा दिया है, ये भी देख लीजिए, कोई भी नहीं छूटेगा। ये भी हमने करा दिया, ये भी करा दिया है, ठीक है ना। और बस ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो गया दोस्तों। अब दोस्तों हम आपको दिखा दे रहे हैं 2026 का पेपर। अब देख लीजिए कैसे प्रश्न पूछता है, ठीक है ना। तो पहले तो ये ना, पहले बहुविकल्पी प्रश्न देख लीजिए, ठीक है ना। ये पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, ठीक है ना। देख लीजिए दोस्तों, रियल पेपर हम बनाए नहीं है कि जाके दुकान से बनवाए, नहीं। आप चाहे तो इसको यूट्यूब पे सर्च करके देख भी सकते हैं इसका। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो बस कमेंट कर दीजिए सॉल्यूशन, तो हम इस पेपर का सॉल्यूशन आपको दे देंगे, ठीक है ना। और इधर के बहुविकल्पी प्रश्न देख लीजिए, ठीक ना। फिर दोस्तों इधर इंग्लिश में दिया रहेगा, जो मतलब यूपी बोर्ड वालों के लिए कोई काम का नहीं, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग को इंग्लिश समझ ही नहीं आती, मैं भी यूपी बोर्ड से ही पढ़ा हूँ, तो इंग्लिश पे हम लोग ध्यान नहीं देते। अब दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है ना, तो इसको भी ज़रा देख लीजिए, ठीक है ना। और दोस्तों इंग्लिश में और इधर लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2-2 नंबर के हैं, तो इसको भी देख लीजिए 2 नंबर के हैं, ठीक है ना। और ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये भी 3 नंबर के हैं, ठीक है ना। इधर भी हैं और फिर इधर भी हैं, ठीक है ना। और इधर इसके देख लीजिए कितने नंबर में पूछा है, ठीक है ना। उसके बाद ये इधर भी हैं, ठीक है ना, ये भी 3 नंबर के हैं, ठीक है। उसके बाद विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 7वां, ठीक है ना, 8वां, ठीक है ना, कितने नंबर के हैं ये भी देख लीजिए, 5-5 नंबर के हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये रहे दोस्तों कुछ 9वां, ठीक है ना, इसको भी कर लीजिए। बस दोस्तों ये भी 5 नंबर का, बस ये पेपर भी आपका समाप्त हो गया है, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक दोस्तों जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, और किस चैप्टर की आपको नोट्स चाहिए वो भी हमें बताइए। और अगले चैप्टर की नोट्स इतनी बेहतरीन, इससे भी अच्छी नोट्स अगले चैप्टर की हम बना रहे हैं। और क्या कहते हैं, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमें इंस्टा पे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। और अगर दोस्तों आपको इस चैप्टर को नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। हम जल्द से इसकी पीडीएफ भी आपको दे देंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।